बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 3 जनवरी है। आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर पेशावर से आई। पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आया और उस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान एक मरतबा फिर छीन लिया है। इलेक्शन कमीशन ने क्या इस्तदा की थी, अदालत में क्या कार्रवाई हुई, एक मुख्तसर खबर जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या अब मामला बल्ले के निशान छीनने तक महदूद है या फिर मज़ीद कुछ होना है, अगला मरहला क्या है। और वो मरहला आपको पता चलता है मियाँ साहब की विश लिस्ट, ख्वाहिशात की एक तवील फहरिस्त है जो उन्होंने इदारों के सामने रखी हुई है। और मियाँ साहब का मामला ये है कि दिल भी अब ज़िद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। मियाँ साहब क्या कुछ मांग रहे हैं और उसके अब आपको इशारों किनायों में पहले चीज़ें मिल रही थी, कुछ क्लोज डोर मीटिंग्स के अहवाल हमारे तक पहुंच रहे थे, लेकिन अब खुलकर इस हवाले से टास्क भी दिए जा चुके हैं। कुछ शख्सियात को मियाँ साहब ने टास्क दिया है और इस्टेब्लिशमेंट को एक बड़े तसादुम पर उकसाया जा रहा है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में इलेक्शंस होने हैं, पाकिस्तान को एक हीलिंग टच की ज़रूरत है, मरहम की ज़रूरत है। ये जो सियासी मारा मारी का माहौल है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। टेम्परेचर्स नीचे आएँ और ये मुल्क अब आगे की तरफ बढ़े, इस्तेहकाम आए। लेकिन मियाँ साहब का सर्वाइवल नहीं है इसमें। अगर फ्री एंड फेयर निस्बतन इलेक्शन हो जाते हैं तो मियाँ साहब तो एग्जिस्ट नहीं करते। बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होता है तो मियाँ साहब का कोई चांस नज़र नहीं आता। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सियासी अखाड़े में इमरान खान को शिकस्त देने में नाकाम हो गए, ये बात तो तय है। लेकिन अब क्या मामला यहाँ पर महदूद रहेगा? क्योंकि मियाँ साहब को अगर इंस्टॉल कर दिया जाता है तो भी इमरान खान विद द करंट स्टेटस जो उनका है उसके साथ एक बहुत बड़ा थ्रेट के तौर पर मौजूद रहेंगे। तो चाहते क्या है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ? और वैसे भी गुज़श्ता 2 साल में उनकी सियासत का महवर और मरकज़ इस बात पर नहीं है कि वो सियासी तौर पर क्या डिलीवर कर सकते हैं, आवाम के लिए क्या कर सकते हैं, लोगों को कैसे अपनी तरफ माइल कर सकते हैं। उनकी टोटल सियासी रोज़ी रोटी इस बात पर चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त बिलाशुबा पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल सियासी जमात है, उसके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मज़ीद लड़ाइयाँ हों। और ये बेनिफिशरीज़ हैं उस लड़ाई के वो लड़ाई होगी और माले गनीमत हम लूटेंगे। माले गनीमत के तौर पर हमें इक़्तिदार मिलेगा। मियाँ साहब क्या चाहते हैं उसकी अब कुछ चीज़ें सामने आ गई हैं। विश लिस्ट जो है वो अब बताई जा रही है, वो लिख के दी जा रही है। कौन सी शख्सियात हैं जिनको ये टास्क दिया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट को एक बड़ी लड़ाई के ऊपर उकसाया जाए। और ऐन उस वक्त जब पाकिस्तान में इलेक्शंस होने हैं तो किस किस्म का मंजरनामा उसमें बन सकता है। पहले मैं आपको आगाज़ में बता दूं, वो ख़बर मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूं कि जो आई है ख़बर इस हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, बल्ले के निशान के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो क्या रिपोर्ट हुआ। उसमें पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और इंतखाबी निशान केस पर इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला बहाल करते हुए हुक्म इम्तना वापस ले लिया। जो स्टे ऑर्डर था वो वापस हो गया है उस फैसले पर जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया था और PTI से अब उनको सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ था और बल्ले का निशान उनसे वापस ले लिया था। इस पर पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया पहले सिंगल मेंबर बेंच का, उन्होंने इस पर स्टे दे दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप बल्ले का निशान बहाल करें, इलेक्शन प्रोसेस उसी तरीके से शुरू करें, मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक साई ऑफ रिलीफ मिला। और जो जाहिर है कि उसमें फिर हमने देखा कि एक बहुत परेशानी की लहर दौड़ी मुस्लिम लीग नवाज़ और उसके मखसूस इत्तेहादियों में। उसमें मौलाना फजल रहमान की जमात शामिल है, उसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी शामिल है, उसमें मियाँ साहब ख़ुद शामिल हैं। और इन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ट्वीट्स करना शुरू की। और फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब और उनका जो इलेक्शन कमीशन है वो पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गया कि जैसे वो अग्रीव्ड पार्टी हैं, इसमें वो इफेक्टीज़ हैं। अब इफेक्टीज़ तो टेक्निकली वो थे जो अकबर एस बाबर और दीगर पटिशनर से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चला गया। उस पर पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज़ खान ने अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की नज़र-ए-सानी अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के वकील और तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील काजी अनवर एडवोकेट अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज़ पर PTI के वकील काजी अनवर ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अदालत आ सकता है? उनके रिट ठीक नहीं है। 26 दिसंबर को फ़ैसला आया, उस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अब तक वेबसाइट पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। यानी जो फ़ैसला आ गया था 26 दिसंबर को, उसके बाद कुछ काम करना था इलेक्शन कमीशन ने, वो नहीं किया और नज़र सानी लेकर हाई कोर्ट आ गया। जस्टिस एजाज़ जो हैं
उन्होंने सवाल किया कि क्या आपकी जानिब से कोई तौहीन अदालत केस इस पर फाइल किया गया कि इलेक्शन कमीशन अमल दरामद नहीं कर रहा। उस पर काजी अनवर ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन को वेबसाइट पर सर्टिफिकेट डालने से क्या मसला है, एक पार्टी को एक तरफ करना इलेक्शन कमीशन और जमहूरियत के लिए ठीक नहीं, इलेक्शन कमीशन को एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाए। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने 26 दिसंबर को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी करने पर एतराज़ उठाया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें तो सुना ही नहीं गया इस केस में और आपने हुक्म इम्तना दे दिया। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद नज़र सानी अपील पर फ़ैसला महफूज किया। चंद घंटों के बाद उन्होंने फ़ैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नज़र सानी अपील मंजूर की जाती है और 22 दिसंबर को जो इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर फ़ैसला किया था उसको बहाल किया जाता है और एक मरतबा फिर इसके नतीजे में बल्ले का निशान PTI से वापस ले लिया। अब मसला ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून को सिर्फ ये सिचुएशन सूट करती है कि बल्ले का निशान ना हो बैलेट पेपर पे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान B की बात करती है, प्लान C की बात करती है, कुछ गुफ्तगू चल रही है कि किसी और जमात के प्लेटफॉर्म से, किसी अपने इत्तेहादी के प्लेटफॉर्म से टिकट्स जारी होंगे और वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, बस लिस्ट आनी है, फहरिस्त आनी है और उसके मुताबिक बहरहाल अभी कोई चीज़ हतमी नहीं है। लेकिन क्या मियाँ साहब का मामला यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, यहीं पे हल हो जाता है, या मियाँ साहब इससे मज़ीद भी कुछ चाहते हैं? ये एक वो सवाल है जो बहुत सारे लोगों के जहनों में मौजूद है। अब मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसके बारे में सबको मालूम है कि उसके चंद खुलिये हैं, दिमागी खुलिये, जिनके ज़रिए वो सोचती है। जो लोग हैं जिनको थोड़ा सा निस्बतन पढ़ा लिखा, निस्बतन सियाना, समझदार समझा जाता है कि यार ये इनकी पॉलिटिकल सेंस बहुत है, इनकी लफाजी बहुत अच्छी है, इनको ज़बान व बयान पर अबूर ज़्यादा है, इनको जो है वो सियासी समझ बूझ ज़्यादा है, कुछ किताबें भी इन्होंने पढ़ी हुई हैं और ये वो लोग हैं जो शरीफ ख़ानदान के आपको इर्द गिर्द नज़र आते हैं। इनकी अपनी सियासी स्टैंडिंग सबको मालूम है कि नहीं है, लेकिन इस बुनियाद पर ये हमेशा से जो है वो बड़े करीब रहे हैं। आपने देखा होगा नज़ीर नाजी साहब एक वक्त था, वो कॉलमों में भी तारीफ़ करते थे, तकारीर भी लिखते थे और फिर तकरीरें लिखते लिखते वो मशीर भी बन जाते हैं। जितने भी ज़ाहिर है कि इस किस्म का काम करते हैं। अताउल हक कासमी साहब बहुत कुछ करते रहे। मशाहिद हुसैन सैयद साहब एक दौर में मियाँ साहब के साथ बैठे होते थे और कोई मुश्किल सवाल आता तो मियाँ साहब कोनी मार के उनसे पूछते थे, वो जवाब देते थे। अभी भी आप देखते हैं कि जब मरीम नवाज़ साहिबा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होते हैं तो परवेज़ रशीद साहब साए की तरह उनके साथ होते हैं और कोई भी सवाल होता है उस पर वो अपने मुंह के ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं और हाथ रख के वो कुछ खुसर खुसर करते हैं मरीम साहिबा के कान में और फिर वही जवाब जो है, अगर आप कभी कैमरे के उसमें आवाज़ उठाकर उसका सुने तो आपको समझ आ जाएगी कि जवाब देने वाले परवेज़ रशीद साहब, यानी कि मरीम का अपना उस पर थॉट प्रोसेस नहीं होता। इसी तरह मियाँ साहब जो हैं उनके लिए बयानियाँ बनाने का काम, तकरीर लिखने का काम, मुश्किल सवालों के जवाब वो तैयारी करवाने का काम आजकल जो है वो इरफान सदीकी साहब के सुपुर्द है। इसी तरीके से एहसन इकबाल साहब हैं। एहसन इकबाल साहब को समझा जाता है कि वो बहुत सियाने आदमी हैं, वो भी इस काम में मशहूर हैं। और फिर कुछ टास्क दिए जाते हैं कि यार ये बड़ा निडर है और उसको जेल जाने से भी डर नहीं लगता, और अगर इस्टेब्लिशमेंट में सरबराहान के लेवल के ऊपर किसी पे तनकीद करवानी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है, ब्लैकमेलिंग करनी है, कोई पैगाम देना है, सख्त पैगाम देना है, तो वो जावेद लतीफ़ के ज़रिए किया जाता है। अब सियासी अखाड़े में तो बदतरीन नाकामी मियाँ साहब को हो गई। 21 अक्टूबर के बाद वो आने के बाद इलेक्शन, ये अजीबोगरीब इलेक्शन है कि मियाँ साहब ना कोई जलसा करते हुए नज़र आ रहे हैं, ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर रहे हैं, ना वो कोई टॉक शो में किसी को 1-on-1 इंटरव्यू दे रहे हैं। एक छोटी सी वो तकरीर करते हैं या ड्राइंग रूम में कोई तस्वीर उतारी जाती है और वो मीडिया को जारी कर दी जाती है, या वो पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों से उनका खिताब, एक आधा उनका जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वहाँ पर जाने का इवेंट सामने आया। उसके अलावा मियाँ साहब का पब्लिक आउटरीच नहीं है, वो रैलीज़ नहीं कर रहे, वो जलसे नहीं कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। मियाँ साहब की विश लिस्ट जो है वो अब सामने आ रही है इन लोगों के ज़रिए, ये जो दिमागी खुलिया जिनके ज़रिए मुस्लिम लीग नून सोचती है। इसी तरह के खुलिया जो है वो इरफान सदीकी साहब हैं, जो किया जावेद लतीफ़ साहब ने, उस पर मैंने एक तफसीली वीडियो जो है वो की, लास्ट वीडियो, जिसमें मैंने बताया कि जावेद लतीफ़ साहब क्या बात कर रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब जो है वो किस किस्म के एक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, वो चकवाल वाली शख्सियत फैज़ हमीद के हवाले से क्या बातें कर रहे हैं, इमरान खान के हवाले से किस किस्म के इल्ज़ामात नए और इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल किस तरीके से कर रहे हैं। अब एक कॉलम जो है
वो इरफान सिद्दीकी साहब जिनकी जिम्मेदारी ये लगी थी कि भाई आप मंशूर कमेटी के चेयरमैन हैं और आपने इन 2-2.5 दर्जन अफराद के साथ मिलकर मंशूर बनाना है। मंशूर के लिए तो उन्होंने, नून लीग ने कहा कि लोग हमें बताएं कि हमारा मंशूर क्या होगा। और इरफान सिद्दीकी साहब जो कॉलम लिख रहे हैं उस कॉलम में आपको समझ आती है कि मियाँ साहब मांग क्या रहे हैं। और वो कॉलम है 9 मई, धुंध गहरी हो रही है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब ने क्या कहा है, उससे आपको पता चल जाएगा कि मियाँ साहब की डिमांड क्या है। इरफान सिद्दीकी साहब लिखते हैं कि 9 मई की मनसूबा बंद गारत गरी पर मुसल्ला अफवाज का रद्द अमल कतई, गैर मुबहम और 2 टोक था। कहा गया ये कौमी तारीख का स्याह बाब है। सियासत का लबादा ओढ़े इक़्तिदार परस्तों ने वो कुछ कर डाला जो 75 सालों में हमारा दुश्मन भी ना कर सका। रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बगावत की आग भड़काने वालों को कानून के शिकंजे में कसा जाएगा। फसादियों के बदनुमा चेहरे इंसानी हकूक़ की पुरफरेब पर्दों में छुपने नहीं देंगे। 9 मई को भुलाएंगे ना माफ़ करेंगे। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश है। मंसूबा साज़ों को कैफरे किरदार तक ना पहुँचाया गया तो कल कोई और सियासी ग्रोह अपने मज़मूम मकासद के लिए यही कुछ करेगा। ये बयानिया तवातर से दोहराया जाता रहा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। बिलाशुबा आगे वो कहते हैं कि 9 मई सियाको सबाक से आज़ाद यकायक रूनुमा हो जाने वाला हंगामी हादसा ना था। वाक़याती शहादतों यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर नज़र डाली जाए तो एक मरबूत कहानी सामने आती है। इस जंजीर की पहली कड़ी 16 जून 2019 का दहकता हुआ दिन था जब मुल्की तारीख़ में बतौर ISI सरबराह सबसे मुख्तसर वक्त सिर्फ 8 माह बाद जनरल आसिम मुनीर को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया। कसूर ये बताया जाता है कि मसलहत नाशनास जर्नैल ने ठोस शवाहिद के साथ अपने वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया था कि संगीन किस्म की करप्शन ने उनके घर में राह बना ली है। तुंदखू वज़ीर-ए-आज़म ने उसी शाम अपनी ज़रखेज़ किश्त इंतकाम में जनरल आसिम के हवाले से तुख्म इनाद काश्त किया। फ़ौरन बाद आसिम मुनीर की मसनद संभालने वाले जनरल फैज़ हमीद बड़ी मेहनत और लगन से उसमें खाद डालते और पानी लगाते रहे। बतौर DGC वो नवाज़ शरीफ का भारी पत्थर रास्ते से हटाने और 2018 के इंतखाबात से इमरान खान की कामरानी कशीद करने का कार अजीम सरंजाम देकर खान साहब के मखसूस गोशे दिल में जगह बना चुके थे। ताल्लुकात की गर्मजोशी से साजिश की दूसरी कड़ी ने जन्म लिया। सीनियरिटी लिस्ट पर पहले जर्नैल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनने देना। उसी के साथ जुड़ी तीसरी कड़ी ये थी कि हाथों में हाथ डालकर लंबी हमसफरी की मनसूबाबंदी शुरू हो गई। अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी ने इस मनसूबाबंदी पर पानी फेर दिया। खान साहब तो घर चले गए लेकिन फैज़ हमीद ज़्यादा सरगर्म हो गए। उन्हीं दिनों नादरा से जनरल आसिम के अहले खाना की सफरी तफसीलात चुराई गई। फिर मसलक के नाम पर एक दोस्त इस्लामी मुल्क को भड़काने की नाकाम कोशिश की गई। कड़ियाँ जुड़ती रहीं, कहानी आगे बढ़ती रही। आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के मिशन में जनरल बाजवा को भी शरीक कर लिया गया। खान साहब अंगारों पे लौटते और आर्मी चीफ की तकर्रुरी के हसास मौजू को चौकों चौपालों में उछालते रहे। हम सफ़रों के बाहमी राबतों ने नए चीफ की तकर्रुरी से कबल इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बड़ा तूफ़ान बपा करने का मंसूबा बनाया। उसके लिए 26 नवंबर की तारीख तय पाई। खान साहब ज़ख्मी टांग के बावजूद निकले लेकिन अवाम ने साथ ना दिया। समंदर तो क्या, वो लाहौर से नीम जां रावी भी हमराह ना ला सके। सारी दुनिया के मोतबर मीडिया ने आसिम मुनीर ही को इस लॉन्ग मार्च का हदफ करार दिया। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास की गवाही रिकॉर्ड पर है। मैंने इमरान खान से कहा कि हमारे बल्दियाती इंतखाबात के 22 लॉन्ग मार्च 2 दिन आगे कर दिया जाए तो खान साहब बोले हमें आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकना है। वो आ गया तो क्या फ़ायदा मार्च का, और वो आ गया। सारी तदबीरें धरी रह गईं। दिल शिकस्ता फैज़ हमीद भी घर चले गए लेकिन बुग़्ज़े मुनीर की आग दोनों हम सफ़रों के दिल में भड़कती रही। अक्टूबर 2022 में मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल और नवंबर 2022 में इमरान खान पर कातिलाना हमले की तमाम तर तफसीलात अभी तक सामने नहीं आ सकीं, लेकिन दोनों का फ़ायदा हम सफ़रों ने उठाया और वारदातों का रुख
फ़ौजी क़यादत की तरफ मोड़ दिया। खान साहब नाम ले लेकर कोसने देने लगे। बात ना बनी तो आखिरी चारे कार के तौर पर फैसला कुन यलगार का मंसूबा बनाया गया। ये 3 दरजाती साजिश थी। फ़ौजी तनसीबात और शोधा की यादगारों पर हमले, फ़ौज को मुश्तइल करना, पीटीआई कारकुनों से तसादुम, खून रेज़ी और लाशें पहला मरहला था। दूसरा मरहला इसी सूरत हाल की बुनियाद पर फ़ौज के अंदर इर्ताश और इश्तियाल पैदा करना और हतमी तौर पर जस्टिस बंदियाल के ज़रिए, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आर्मी चीफ़ को माजूल करवा के किसी और को मसनद पर बिठाना था। कोई नहीं जानता कि ऐसा हो जाता तो मुल्क व कौम पर क्या गुजरती। इमरान खान के तीरों का रुख उसके बाद भी जनरल आसिम मुनीर ही की तरफ रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरे में बैठे हुए बीबीसी को बताया, मेरे खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो एजेंसियां नहीं, सिर्फ आर्मी चीफ आसिम मुनीर कर रहा है। उसे डर है कि अगर मैं इक़्तिदार में आ गया तो उसे ओहदे से हटा दूंगा। जनरल आसिम मुनीर की ISI से फरागत और BBC को इंटरव्यू तक 4 सालों पर मुहित वाक़याती शहादतें एक ऐसी मरबूत कहानी बनाती हैं जिसमें कोई झोल नहीं। मसला ये हुआ कि इस बगावत, साजिश और सरकशी के बारे में फ़ौज की आतशी हसासियत मीडिया, अवाम और दूसरे इदारों तक नहीं पहुंचाई जा सकी। समंदर पार वालों को भी नहीं बताया जा सका कि जिन लोगों के हकूक़ की तुम दुहाई दे रहे हो, उन्होंने बरतानिया के 6 अगस्त 2011 और अमेरिका के 6 जनवरी 2021 से कहीं ज़्यादा भयानक जराइम का इर्तकाब किया है। अब तक मुतय्यन अफराद पर मुतय्यन मुकदमात का दफ्तर भी नहीं खुला। किसी फ़ौजी या गैर फ़ौजी अदालत में 9 मई बनाम ... की पुकार भी नहीं पड़ी। इस तगाफुल की ज़िम्मेदारी जिस पर भी है, इसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को पहुँच रहा है। 9 मई को सरमाया इफ्तिखार समझने और मनसूबा साज क़यादत से वफा का दम भरने वाले अमूमी सियासत के बेदाग और सादा व मासूम किरदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ौज के वाज़े अज़ाइम के बावजूद बदनुमा चेहरे इंसानी हकूक़ के पुरफरेब पर्दे में छुप रहे हैं। फ़ौज जिस शख्स को 9 मई का मरकज़ी किरदार और मनसूबा साज समझती है, अदालत उसे मासूम करार देकर उसके पैरोकारों को इजाज़त देती है कि वो जाएं और उसी किरदार से टिकटों की तकसीम और इंतखाबी हिकमत अमली पर मशावरत करें। अदलिया और फ़ौज की सोच का ये तज़ाद तशवीशनाक मंतक़े में दाखिल हो रहा है। अगर फ़ौज के बकौल 9 मई नाकाबिले फ़रामोश और नाकाबिले माफ़ी है तो बिला ताख़ीर तमाम शवाहिद के साथ बगावत और साजिश की जुज़ियात को सामने लाया जाए ताकि मीडिया, अवाम और अदलिया तक वाज़े पैगाम जा सके कि उनका साबका किन लोगों से पड़ा है। मामलात इसलिए उलझ रहे हैं कि 9 मई की संगीनी अभी तक पूरी तरह आश्कार नहीं की जा सकी। तवील खामोशी के बायस धुंध गहरी हो रही है। सिफ़र तक महदूद होती हद निगाह किसी भी हादसे का सबब बन सकती है। प्राइमरीली ये है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की दरख्वास्त इदारों से। दरख्वास्त ये है कि उन्होंने हैंड्स अप कर दिए मियाँ साहब ने कि सियासी अखाड़े में मैं शिकस्त नहीं दे सकता। मसला ये है कि पाकिस्तान में अवाम जब तक किसी को, सियासतदान को आउट नहीं करते, वो एक पोटेंट थ्रेट के तौर पे मौजूद रहता है। मियाँ साहब की ख्वाहिश ये है कि बगावत के संगीन मुकदमे में, गद्दारी के मुकदमे में, मुल्क से गद्दारी के मुकदमे में नवाज़ शरीफ का चैप्टर क्लोज डाउन किया जाए, उनके साथियों का चैप्टर क्लोज डाउन किया जाए, उनकी पार्टी जो है उसको बैन किया जाए, उसके ऊपर इलेक्शन लड़ने की आज़ादी ना हो और इतने कानूनी मसाइल पैदा हो जाएं कि जिस वक्त मियाँ साहब इक़्तिदार में आकर बैठें तो इमरान खान एक थ्रेट के तौर पर मौजूद ना हो। और उसके लिए अब बेसिकली जो तकारीर का रुख है, आप जो एहसन इकबाल साहब हैं उनकी तकरीर सुने जो उन्होंने नारोवाल में की, जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने वर्कर कन्वेंशन से ख़िताब किया लाहौर में, उसको सुने। और फिर आप जावेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, फिर आप पढ़ें इरफान सदीकी साहब का कॉलम, जो कुल मिलाकर गुफ्तगू सामने आती है मुस्लिम लीग नवाज़ की। उसमें उनको एक वाज़े तौर पर आपको पैगाम नज़र आता है कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है, हमारे पास लोगों को कन्विंस करने के लिए बताने को कुछ नहीं है। तमाम तर तकारीर का मकसद एक ही नज़र आता है, वो ये कि जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान, आसिम मुनीर साहब को बताया जाए कि यार ये बहुत गंदा है, इसने ये सब कुछ किया है। अब वो जो चार्जशीट है, अगर वो फ़ौज की चार्जशीट है और वो इन एक्शन अगर नज़र आ रहा है, उसकी भी कोई वजूहात हो सकती हैं, पसे पर्दा क्या है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं।
मुस्लिम लीग नवाज़ इस वक्त बेसिकली जो कुछ करने की कोशिश कर रही है, 9 मई के हवाले से एक्शनेबल एविडेंस होगा कुछ लोगों के हवाले से, कोई 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 2000, 5000, 10,000, ये मुल्क 24 करोड़ का है। और तहरीक इंसाफ अगर 60% पॉपुलैरिटी क्लेम करती है, अगर 60% ना भी हो, लेट्स जस्ट अस्यूम के 10% लोग जो हैं वो पॉलिटिकली एसोसिएट करते हैं और वो कहते हैं कि हमारे लिए सिर्फ यही पार्टी है, वो 2 करोड़ 40 लाख बनता है। 2 करोड़ 40 लाख लोग, अगर 10,000 लोगों का जुर्म है तो उन 10,000 को सज़ा देंगे या 2 करोड़ 40 लाख को? मुतालबा ये है कि इन सब को जनाब सफ़े हस्ती से को मिटा दिया जाए, ये नज़र ना आए सियासी अखाड़े में, सियासी सीन पर। और उसी के लिए ये जो बल्ले का निशान छीनने वाला मामला हुआ है, या तो उनको कोई रिप्लेसमेंट में निशान मिल जाए, पीटीआई उसके ऊपर भी राज़ी है। मसला ये है कि जो टेक्निकल बैन है, इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग गई है। आइन और कानून में बैन का तरीक़ाकार मौजूद है। वो मामला वफाकी काबीना से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है, वहाँ सेटल होता है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन आता है और इलेक्शन कमीशन फिर इसके ऊपर कार्रवाई करता है। इस टेक्निकल बैन के ज़रिए अगर पीटीआई को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है, ज़ाहिर है कि इसमें एक ख्वाहिश का अमल दखल बहुत ज़्यादा मौजूद है। और मियाँ साहब का जो थॉट प्रोसेस है वो अब उनके जो हरकारे हैं, जो उनके प्यादे हैं, जो उनके पॉन्स हैं, जो इस तमाम तर लड़ाई में अपने अपने किरदार निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, उनका इस वक्त तमाम तर गुफ्तगू का और मुतालबात का मरकज़ और महवर इस बात पर है कि 9 मई के मुकदमात में फ़ौरी तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनके वो लोग जो पोटेंशली थ्रेट हैं मुस्लिम लीग नून के लिए, उनको रास्ते से हटाया जाए। तो ये एक ऐसा लाडला है, लाडला प्रो मैक्स है, लाडला सुपर लाडला है, जो ये चाहता है कि मैं अखाड़े में तब उतरूँगा जब मेरे मुखालिफ के हाथ पांव बांध दिए जाएंगे, उसको अदमुआ करके मेरे सामने फेंक दूँ और फिर मैं जनाब अपनी फ़तह का जो है एक छोटी सी लड़ाई के बाद ऐलान करूँगा। ये ख्वाहिशात की फ़हरिस्त है। लेट्स सी कि एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान ने इलेक्शन में जाना है और एक हीलिंग टच की, एक मरहम रखने की ज़रूरत है। और 9 मई जो हुआ उसमें मुस्लिम लीग नून का किरदार अगर डिस्कस ना किया जाए, उसके बगैर नहीं हो सकता। जो आज ये कर रहे हैं, ये पूरे 2 साल से ये सब कुछ कर रहे हैं, उससे पहले से ये कर रहे हैं। इनकी सियासत का टोटल जो पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स है वो इस बात पर है कि तेल और भुस, उसमें चिंगारी जो है उसका किरदार नून लीग अदा करती रही। नून लीग ने 2 साल में क्या क्या किया जिसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ, उस किरदार के ऊपर वो बात नहीं करना चाहते। और ऐसे हकाइक, आधे हकाइक, वन साइड स्टोरी, और बहुत सारी बातें दुरुस्त भी होंगी। पीटीआई जो है वो कोई दूध की धुली नहीं है, उसके कंडक्ट के ऊपर भी बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। लेकिन ये मामला ऐसे एक तरफा स्टोरियों से हल नहीं होता, इसमें और भी बहुत कुछ है कि कैसे मामलात आगे चलेंगे। इसके हवाले से इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।